नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। रोज बरोज इस समय हम जुड़ते हैं और कुछ मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि इसका असर आने वाले समय में किस तरीके से होगा। आज भी हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं, लेकिन पहले नजर डालते हैं क्या कुछ खास है आज के एजेंडे में। सिडनी में भी चला मोदी का जादू। 16,000 लोगों ने किया मोदी का स्वागत। खुर्शीद के आरोपों का जेटली ने दिया जवाब। कहा कांग्रेसी नेता प्रवासी भारतीयों को नहीं कर पाते थे उत्साहित। और झारखंड में बढ़ी चुनावी सरगर्मियां। स्थानीय नेताओं की जनता से अपील। दल बदलुओं को पराजित करने पर दिया जोर। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने माओवादियों से किया हिंसा का रास्ता छोड़ने की अपील। चलिए, तो आज के एजेंडे में दो खास मुद्दे हैं। एक तो सिडनी के में भी जिस तरीके से नमो नमो सड़क से लेकर के अल्फांस एरिना तक देखने को मिला जलवा, और साथ ही साथ झारखंड के चुनाव को लेकर के भी हम बातचीत करेंगे। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले बात करेंगे सिडनी में जो आज कार्यक्रम रहा। हमारे साथ नंद किशोर गर्ग जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ रामाधार शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। आलोक कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ भूपेंद्र धर्माणी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अजीत वर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। अवधेश कुमार जी भी से भी हम बात करेंगे। आलोक कुमार जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल जो है वो अजीत जी आपसे होगा। ये जो आरोप लग रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, म्यांमार का दौरा रहा और अब सिडनी को लेकर के भी, कि भारतीयों को ले जा करके इस तरीके का प्रदर्शन कराया जा रहा है। तमाम रिपोर्ट्स अलग अलग मीडिया के हाउसेस से भी आ रही हैं और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग उत्साहित हैं। आप कैसे देख रहे हैं इन जो तमाम आरोप लगाए गए हैं सलमान खुर्शीद की तरफ से, और जो आज का कार्यक्रम रहा जिसको हमने देखा कि बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचे, कैसे देख रहे हैं इन दोनों चीज़ों को? देखिए, सबसे पहले आरोप की बात तो निराधार है, इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया में इतने सारे भारतवंशी वहां मौजूद हैं कि वो स्वतः स्फूर्त है उनका जो मोदी के प्रति जो अनुराग है। या एक देखिए, देश का प्रधानमंत्री आ रहा है 28 साल के बाद, अगर भारत का प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहा है और उसका एक पूरा कार्यक्रम निहित है, निश्चित है, तो अल्फोंस एरिना में आपने देखा कि जिस तरीके का रिस्पॉन्स मिला, 16,000 तो कम है, मुझे लगता है कि 20,000 के आसपास लोग वहां मौजूद थे, जो हम विजुअल में देख पा रहे हैं। वहां लोग मौजूद थे और मोदी ने लगभग मेडिसन स्क्वायर जैसा ही जादू वहां पे क्रिएट किया। सारी बातें उन्होंने वही की, रिपीट शो था एक तरह से, लेकिन एक आर्टिकुलेशन मोदी का गजब है। बहुत ही उनका व्यक्तित्व ये यहाँ पे साफ तौर पे दिखता है। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने वही कुछ कहा कि मेक इन इंडिया हमें नारा है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है भारत को, और इसके लिए हम आपको इनवाइट करते हैं, निवेश आमंत्रित किया। साथ ही एक नई बात जो उन्होंने की, जो पहले भी मेडिसन स्क्वायर में भी वो कह चुके हैं, जो नई बात उन्होंने बार बार अब वो कह रहे हैं कि भारत का जो कुशल जो कर्मी है, जो स्किल्ड लेबर फोर्स है, वो पूरी दुनिया में दक्षतापूर्ण काम करने को तैयार है। ये मोदी साहब जो सेल कर रहे हैं, जो ड्रीम या जो भारत की वस्तु स्थिति बता रहे हैं, वो कम से कम इससे पहले भारत इतने दावे के साथ नहीं कह सकता था। तो ये बात है। दूसरी बात, जो आरोप लग रहे हैं, ये आरोप देखिए, ये इसलिए निराधार है कि आप के अपने जब प्रधानमंत्री जाते हैं या आप जब ऑस्ट्रेलिया के नेताओं से बातचीत करते हैं या G20 के साथ बातचीत करते हैं, तो शायद हम ये नहीं कहते कि आप उस तरीके से मुद्दे को नहीं उठा पाते, लेकिन यहाँ भारत अपने टर्म एंड कंडीशन को डिक्टेट कर रहा है। G20 समिट में उसने G20 समिट से पहले जो उनकी बात हुई ब्रिक्स के लीडर्स के साथ, तो आपने क्या किया, काले धन के मुद्दे को इन्फोर्स करवा दिया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि मोदी यहाँ सफल है। कल उनका जो प्रोग्राम है वो आप देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी, जब ऑस्ट्रेलियन जो वहां के पार्लियामेंट है उसके ज्वाइंट सेशन को वो संबोधित करने वाले हैं, और उसके बाद जो डिक्लेरेशन होने वाला वो भी अद्भुत होगा। भारत के पक्ष में बहुत कुछ अभी होने वाला है। धर्माणी जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे दौरे को? क्योंकि जिस तरीके से जो उत्साह देखने को मिल रहा है, इससे पहले भी दौरे होते थे, लेकिन इस तरह का उत्साह जो लोगों में देखने को मिल रहा है नरेंद्र मोदी को लेकर के, प्रधानमंत्री को लेकर के, ऐसा उत्साह नहीं देखने को मिलता था। एक मोदी एक्सप्रेस नाम की ट्रेन चलाई गई, स्पेशल ट्रेन चलाई गई, जिसमें लोग 14-15 घंटे का सफ़र तय करके सिडनी पहुंचते हैं। स्टेशन के ऊपर भांगड़े और जो है वहां पर तमाम नृत्य होते हैं और टी शर्ट पहन के जिस तरीके से लोग अपने प्रेम का इजहार कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, मुझे ये लगता है कि मैं इसको अमेरिका का
रिपीट तो नहीं कहूंगा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी नई बातें हुई हैं। जैसे स्पेशल ट्रेन वहां भी चली थी, यहाँ भी चली थी, लेकिन रेल में 100% FDI की घोषणा ये वहां पर की गई। वहां पर फॉरेनर्स को जो NRI हैं उनको स्वच्छ भारत अभियान से जोड़ने की बात वहां कही गई। और बाद में जो मैं प्रतिक्रियाएं देख रहा था उसमें भी वहां के जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि यस, हम अपने गांव में एक शौचालय बनवाना चाहेंगे। ये एक जिसे कहते हैं ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट कह लीजिए, या जिस प्रकार उन्होंने गांधी जी के भारत के सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका जब लौट कर आए थे उस डेट को 100 साल से जोड़कर इस वर्ष का जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की घोषणा की है, वो मेरे को लगता है एक बहुत बड़ा इवेंट वो वहां घोषित करके आए। और उसको मुझे लगता है जिस स्केल पर बनाने की सरकार की मंशा है उसका एक छोटा सा इंडिकेशन उन्होंने दिया। वहां उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों का भी कहीं कहीं वर्णन करने का प्रयास किया और साथ में अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों पर कटाक्ष भी किया। तो ये अगर आप पूरा निचोड़ देखें तो ये एक पैकेज था, एक पॉलिटिशियन का भी, एक राजनेता का भी, और एक मैं अगर ये कहूं कि देश के साथ उनकी अटैचमेंट और उसकी जो विकास के पथ पर ले जाने की जो उनकी भावना है उसको वहां प्रकट करने की। जिस प्रकार उन्होंने कहा कि मैं गरीबों को बैंक में राष्ट्रीयकरण हुआ लेकिन कुछ नहीं हुआ, राष्ट्रीयकरण के बाद गरीब तक जो बैंक का अकाउंट है वो मैंने पहुंचाया, और उसके लिए जो हर्डल थी किस प्रकार 3 साल फिर 2 साल फिर मेरे मंत्रालय ने उसको और रिड्यूस किया। मैंने उनको कहा कि इस डेट तक चाहिए, और लोगों को बिना पैसे के भी खोलने की छूट थी, फिर भी 500 करोड़ रुपया 5,000 करोड़ रुपया जमा हुआ। ये सारी चीजें उन्होंने गिनवाई। साथ में जिस प्रकार उन्होंने फॉरेनर्स के लिए पर्टिकुलरली अपना ओवरसीज इंडियंस के लिए और जो भारतीय PIO जो हैं उनके लिए जिस प्रकार रिलीफ की घोषणा की, जिस प्रकार उन्होंने उनको ये जो लाल फीताशाही से मुक्त करने की जो घोषणा की, जिस प्रकार और एग्जाम्पल कोट किए कि मैं वहां घोषित करके आया, उसका मतलब ये मत समझिए कि यहां होगा नहीं, मैंने इंप्लीमेंट कर दिया है। और ये जो चीजें हैं मुझे लगता है ये बहुत भारी अपील है। और ये एक मुझे जो वहां पर अभी अजीत जी कह रहे थे 15-20 हजार, वहां पे 25,000 से ज्यादा लोग ऑलरेडी थे। और वहां पर जिस प्रकार का दृश्य था, क्योंकि बाई चांस मेरे कजन वहां से ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे, सिडनी के ही हैं, वो कहते हैं ऐसा चित्र तो हमने वहां कभी देखा ही नहीं, वो तो लाइव देख रहे थे। चलिए आलोक जी एक सवाल आपसे होगा कि जैसे जो आरोप जो लग रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, एक बात ये भी कही गई कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा कि जो तमाम पिछली सरकारें रही हैं वो कानून बनाया करती थी, उसका जिक्र करती थी, और मैं कानून घटाने पे जोर दे रहा हूँ, तमाम लोगों ने इस बात का भी जिक्र किया कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि इसका मतलब जो है कि क्या वाजपेयी के समय में भी जो कानून बन रहे थे उसको भी मेंशन कर रहे थे, क्या अपनी सरकार को भी वो क्रिटिसाइज कर रहे थे इससे पहले जो बीजेपी की सरकार थी? इस पर कैसे देखेंगे आप? ये सबसे बड़ी बात जो आप देख रहे हैं इस बार कि कांग्रेस अमेरिका गए वो और बाकी दुनिया की हर जगह गए, लोग कह रहे हैं कि अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, वो अपने घोड़ा दौड़ाए जा रहे हैं। यहाँ से निकलते वक्त उन्होंने कहा कि 40 देशों के प्रधानों के साथ मैं मिलूंगा, तो ये पृष्ठभूमि बना के गए थे। और अब अगर कांग्रेस रिस्पॉन्ड कर रही है तो अपने आप में बड़ी बात, मिसमराइज नहीं लग रहा था कि सब कोई मिसमराइज हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने एक तथ्य निकाला और तथ्य निकाल के दिखाया, उसने बताया कि वाकई न्यूयॉर्क में भी जो हुआ था तो भारत से बहुत सारे लोग गए थे, ऑस्ट्रेलिया से बहुत सारे, और खुद सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री रहे हैं। तो तथ्यों के आधार पर उन्होंने कुछ बातें कही हैं, और ऐसा पहली बार होता दिख रहा है कि कांग्रेस कुछ अपने विपक्ष की भूमिका में नजर आती रही है। नहीं तो अभी तक क्या था, लग रहा था कि वन साइडेड बैटिंग हो रही है और सारी चीजें बढ़ती चली जा रही है। और दूसरी बात जो आपने कही कि जिस ढंग से मोदी का उहरा है या बनता जा रहा है या आवरण है, उसमें मोदी मिक्स जैसी एक नई बात हो रही है, उसमें संघ नहीं दिख रहा, उसमें गांधी समाहित होते जा रहे हैं, नेहरू समाहित होते जा रहे हैं, सरदार पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा उन्होंने बना ली। स्वच्छता अभियान की जब बात करते हैं तब
उस धरातल पे नहीं बात कर रहे होते हैं जिस धरातल में केशव वर्लम, हेगड़ेवार होते हैं, गुरु गोलकर होते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी होते हैं, दीनदयाल उपाध्याय होते हैं। इन सब से अलग एक बड़ा ओहरा वो क्रिएट करते हुए चलते हैं और ये मान के चलते हैं कि एक सेक्शन के प्रधानमंत्री नहीं है और ये देश जिस रीति नीति से चलता रहा है, सबको समाहित करके चलता रहा है, और उसकी बात करते हुए दिख रहे होते हैं। और ये जब बात कर रहे होते हैं तब उनके लिए जाहिर तौर पे आने वाला वक्त अगर राजनीति के लिहाज से बोलें तो झारखंड और जम्मू कश्मीर उनके नजर में होता है, जहां सार्वंगिकता जो है, जो आप इकट्ठे तौर पे देखेंगे तभी आप मतलब के साबित होंगे। तो ये बात वो कन्वे कर रहे होते हैं घरेलू ऑडियंस पे, और साथ ही साथ वो ये बात को भी कबूल रहे होते हैं कि देखो ऐसा नहीं है मैं जो कह रहा था कि 60 साल में कुछ नहीं हुआ है, इतनी बड़ी तादाद में दुनिया के हर मुल्क में भारतीय पहुंच चुके हैं। ये अपने आप में भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस उपलब्धि को हम अब कन्वर्ट करने जा रहे हैं भारत को महाशक्ति के तौर पर ले जाने में और उस रास्ते में पहुंचाने में। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद से बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिक्रिया लेंगे इस पूरे मसले पर। आखिर में कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है कि क्यों जब विदेशी दौरे पर प्रधानमंत्री हैं क्यों इस तरीके की चीजें कही जा रही हैं, और बीजेपी से भी जानेंगे कि क्या उसकी भविष्य की रणनीति। एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के सिडनी में आज जो जिस तरीके से संबोधित किया गया और उसके बाद जिस तरह की प्रतिक्रियाएं कांग्रेस की तरफ से आई, तमाम पार्टियों की तरफ से आई, क्या कुछ उसके मायने निकाले जा रहे हैं, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। तमाम एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नंदकिशोर जी, आप कैसे देख रहे हैं ये जो तमाम बातें कांग्रेस की तरफ से कही जा रही हैं, इसको बीजेपी कैसे ले रही है? कांग्रेस तो अपनी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। मैं 3-4 चीज़ें कहूँगा जिससे कांग्रेस के लोग भी अलग से मानते हैं। अभी मैं एक चैनल से निकला तो आलोक शर्मा जी ने माना, वो कहते हैं कि इससे भारत को क्या फ़ायदा हो। भारत का आत्मविश्वास जो भारतीयों का बढ़ा है, मैं एक खेल का उदाहरण देता हूँ। सानिया मिर्जा को बुला के बिठाया था, जाके भाग लिया, विश्व चैंपियन दोबारा बन के दिखाया। आज नेहवाल पिछले 2 साल से अपना फॉर्म नहीं प्राप्त कर पा रहे, थोड़ा बुलाया, थोड़ी शाबाशी दी तो चीन में जाकर हमारे श्रीकांत और उसने वर्ल्ड चैंपियन पहली बार बने। ऑस्ट्रेलिया में जाकर हॉकी टीम जो पिछले 25-30 साल से दुर्गति चल रही थी, सीरीज जीत के आ रही है और श्रीलंका को 5-0 से क्रिकेट में धोया है। ये हमारे खिलाड़ियों का आत्मविश्वास, टीचर्स का, अध्यापकों का, मीडिया पर्सन्स का जो ये उभर के आ रहा है। जो कभी ब्रेन ड्रेन होता था, आज उसको ब्रेन ड्रेन के बजाय ब्रेन गेन हो गया कि जितने भारतीय 2 करोड़ हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जिस देश में, वो आज हमारे सारे एम्बेसडर का काम कर रहे हैं। और आज मोदी जी ने क्या कहा, विश्व को आज अच्छे टीचर्स की जरूरत है, अच्छे नर्सिस की जरूरत है, अच्छी टेक्निकल पर्सन्स की जरूरत है, और हम अपने टीचर भेज के अपनी संस्कृति का और अपने देश का बढ़ावा देंगे। तो आज उन्होंने ब्रेन गेन बना दिया उसको। आज वो हर चीज में स्वामी विवेकानंद को कोट करते हैं, महात्मा गांधी को करते हैं। तो मैं सहमत हूँ आलोक जी के बात, वो ऑल इंक्लूसिव, परंतु भारत माता को नहीं भूलते। हर जगह हर भाषण में भारत माता को ऊंचे सिंहासन पर बैठाना, ये गुरु गोलवलकर को और हेडगेवार जी को भी उतना ही, क्योंकि आखिर ट्रेनिंग सबकी हमारी एक है और अल्टीमेट सबका एक ही है, मैं इसमें विश्व गुरु फिर बनना है। सोने की चिड़िया थी, लोगों ने लूटा है, आगे नहीं लूटने देंगे, पुराने लूट को वापस लाएंगे। इस देश में क्षमताएं हैं। भारत में स्टील मैन्युफैक्चरिंग करने वाला लक्ष्मी मित्तल के 2 भाई फेल होकर बैंकरप्ट हैं और एक भाई बाहर जाके आज विश्व का सबसे ज्यादा स्टील प्रोड्यूसर है। क्यों? बाहर अनुकूलता मिलती है, बाहर उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलता है, बाहर अवसर हैं। आज सिलिकॉन वैली में हम छाए हुए हैं, नासा में हम छाए हुए हैं। डॉक्टर्स आज यदि अमेरिका के भारतीय डॉक्टर तय कर लें 1 हफ्ता हम छुट्टी करें तो अमेरिका कोलैप्स करता है हेल्थ से। तो भारत के लोगों ने अपनी मेहनत से स्थान बनाया था इस देश में। वही हरगोविंद खुराना को दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं लगाया, बाहर जाके नोबेल लॉरेट। तो आज मोदी वो स्वाभिमान जगा रहे हैं कि 125
125 करोड़ लोग हैं, 250 करोड़ भुजाएं हैं इस भारत माँ की, और हम सब कुछ कर सकते हैं। एनआरआई और पीआईए को इक्विवेलेंट कर देना, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन 150 साल से बाहर हैं, उनको सबको बराबरी का मान के और उनको आज भारत से जोड़ना, कनेक्ट करना ही मोदी जी की सबसे बड़ी खूबी क्या है, वो अपना दिलों से दिलों को जोड़ते हैं। भाषा का लोग कांग्रेसी का नहीं, गुजराती हैं जी, गुजरात समुद्र के किनारे था, इसलिए विदेशों में ज्यादा लोग केनिया भी गए, अफ्रीका भी गए, महात्मा गांधी भी गुजराती हैं, तो पटेल साहब भी गुजराती होना इसका मतलब एक खूबी है। गुजरात का आदमी वैष्णव है, वो दूसरे की पीर को समझता है, और समझता है तो उसको दूर करने की कोशिश करता है। इसलिए मैं समझता हूँ भारत के लोग आज, आम भारतीय बहुत खुश है कि एक प्रधानमंत्री मिला है जो भारत की बात करता है, भारतीयों की बात करता है। मनोज कुमार की जो पूर्व पश्चिम फिल्म में जो थीम थी उसको आज हम ट्रांसलेट होता देख रहे हैं। और मैं तो यूथ से बहुत कनेक्टेड हूँ, 5000 स्टूडेंट्स को तो डायरेक्ट कॉलेज लेवल पे मेरिटोरियस को पढ़ा रहे हैं। आज उन सबके अंदर एक उत्साह है, पहले से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ आप ये कह रहे हैं कि मतलब जो सलमान खुर्शीद साहब जो सलमान खुर्शीद वगैरह वो लोग हैं जो रिजेक्टेड, आप लोग जबरदस्ती लोगों को ले जा रहे हैं भर भर। चलो वो भी अब कुछ भी कहते रहे, वो भर भर के लाने की आदत उनको थी। आज उस देश की जनता ने अभी हमारे 2-0 की लीड सीरीज में लिए ना, 5 चुनाव हो गए, तीसरा चौथा जीतेंगे और दिल्ली में 5वां जीतेंगे। फिर सलमान खुर्शीद जी जैसे लोग अपनी प्रैक्टिस करेंगे, दिन में 50 लाख रुपए कमाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर शक्ल दिखाकर, उनको क्या मालूम गरीबी क्या होती है। रामाधार जी, ये जो तमाम बातें आपकी पार्टी की तरफ से कही गई और किसी छोटे नेता की तरफ से नहीं, पूर्व विदेश मंत्री हैं सलमान खुर्शीद, अब इतने तथ्यों के साथ और इतनी आत्मविश्वास के साथ इस बात को कहना, आप किस तरीके से इसको जायज ठहराते हैं? मैं कुछ भी सलमान जी की कई बातों पर कमेंट नहीं करूंगा, मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। कहिए। पहली बार हमारे याद में जब से स्मरण है मेरा, 1985 में राजीव जी का जब विदेशों में कार्यक्रम होता था, तो जो उत्साह एनआरआई लोगों में देखने को मिलता था, उसी तरह का उत्साह देखने को मिला है। निश्चित रूप से इसके लिए हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री बधाई के पात्र हैं। दूसरी बात, मैं इसके लिए मिस कपूर को बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने इतना प्रॉपरली इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, वो भी बधाई की पात्र हैं जी। अब ये तो कार्यक्रम के बधाइयों की बात हो गई। अब कुछ जो बातें हुई, अब जैसे जीरो बैलेंस की बात आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिडनी में की। जीरो बैलेंस पर अकाउंट खोलने की परंपरा पहले भी थी, लेकिन इसका प्रचार प्रसार कम किया गया था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े अच्छे ओरेटर हैं, अपनी बातों को, गलत बातों को भी इस तरह से प्रोड्यूस कर देते हैं मंच पे कि तालियां बजती हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। आज सिडनी में उन्होंने सहस्त्रबाहु का उदाहरण दिया। सहस्त्रबाहु की हत्या करने के लिए भगवान विष्णु को जब परशुराम के रूप में अवतरित हुए थे, तब उन्होंने सहस्त्रबाहु को उसके कुकृत्यों का सजा देने को दिया था। और आज सहस्त्रबाहु का जो विवरण उन्होंने एक नेशनल हीरो के रूप में किया, तब इस पर भी तालियां बजी। ये नेहरू इनका हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की खूबी है कि ये कुछ उल्टी बातें कह के भी तालियां ले जाते हैं। इसके लिए वो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। अब आगे एफडीआई में इन्होंने रेलवेज में 100% रिटेल में 100% एफडीआई की बात कही। वहां एफडीआई की बात इसके पहले जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार कहती थी तो हफ्तों बाइकआउट किया जाता था लोकसभा का। और भाजपा के लोगों ने, नरेंद्र मोदी जी तो नहीं थे उस समय लोकसभा में, लेकिन इनके दल के दूसरे वरीय नेताओं ने, दूसरे सारे आडवाणी जी थे, अरुण जेटली थे, सुषमा स्वराज जी थी, इन सारे लोगों ने मिलकर इतना गतिरोध पैदा किया। वो रिटेल में एफडीआई का विरोध हो रहा था। रिटेल में आएगा तभी तो थोक में आएगा। थोक में तो पहले आया हुआ। आगे 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 नहीं, बोलो मेरे पूरा करने के बाद फिर आप कहेंगे। देखिए, अपने देश के स्याह पक्ष को, चुनाव यहां समाप्त हो चुका है, लोकसभा का सरकार बन गई है, 5 साल के लिए मोदी जी को मैंडेट मिला है। अब इसकी चर्चा विदेशों में, मैं तो नहीं समझता कि कोई जरूरी है कि मैंने ऐसे हुआ, विरोधियों का फला हो गया, ढिमका हो गया। अरे पूरी दुनिया जान रही है आप विजयी हुए हैं, आप तभी आप प्रधानमंत्री इलेक्ट हुए हैं, तभी आपने शपथ ली है प्रधानमंत्री पद की। अब इन सारे पक्षों में समय बर्बाद करना, थोड़ा इस प्रोग्राम के महत्व को, उन्होंने अपने विरोधियों को कुछ कहने का मौका दिया इसमें।
आपको लगता है काला उससे- धन वापस लाने की बात जी। है। काला धन वापस लाने के लिए हम उसको पब्लिकली बात कर रहे हैं। जो कंसर्न पक्ष है उनके साथ मिलकर ठोस काम करके अपने वायदे के अनुरूप इनको काला धन वापस लाना चाहिए। चाहे वो काला धन किसी का भी हो, कांग्रेसी का हो, भाजपाई का हो, सामान्य बिजनेसमैन का हो, खेतीहर का हो, जिस किसी का हो, वो काला धन ये वापस लाए। इन्होंने वायदा जो किया है पूरे देश का समर्थन होगा और शायद मैं पहला कांग्रेसी होऊंगा जो सबसे आगे बढ़ के इनका समर्थन करूंगा जब काला धन ये वापस लाने की दिशा में वास्तविक कदम उठाएंगे। अभी केवल मौखिक उसको अपने प्रचार के रूप में मैंने तो ये किया, मैंने हाँ एक दो बातें बड़ी अच्छी कही उन्होंने। एक बहुत पहले बहुत दिनों से मैं सुन रहा था कि वो कहते हैं कि सफाई वाले को सम्मान देना चाहिए। निश्चित रूप से हमारे समाज में सफाई वालों को, सफाई कर्मियों को जब हम सम्मान देना जिस दिन हम लोग प्रारंभ करेंगे उस दिन स्वच्छता आ जाएगा। हमारे यहाँ सब लोग हम लोग उनको उनके साथ अछूतों की तरह व्यवहार करते हैं। मोदी जी अगर इस दिशा में कुछ और प्रयास कर पाए, वाल्मीकि आश्रम से उन्होंने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की, बड़ा अच्छा पहल था, लेकिन साथ में सफाई कर्मियों को डाल के अगर वो सफाई का कार्यक्रम आगे बढ़ाते, उनकी दशा जो पिछले सरकारों के समय में थी उससे बेहतर करते तो ज्यादा उचित होता। वैसे ये इनका जो आइडिया कार्यक्रम हुआ, मेलबोर्न से भी लोग आए सिडनी में और बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ। ये तो निश्चित रूप से सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। अब वो आदमी हिंदुस्तान से उठा के ले गए या ऑस्ट्रेलिया से उठा के लाए या कहीं तीसरी जगह से लाए, एक बात और मोदी जी को वहां करनी चाहिए कि हिंदुस्तानियों पर ऑस्ट्रेलिया में अत्याचार हो रहा है, हमारे विद्यार्थियों को लोग पकड़ के पीट दे रहे हैं, तो शायद इस कार्यक्रम से ऑस्ट्रेलियाइयों के मन में हम भारतीयों के प्रति और सम्मान का भाव जगेगा और बढ़िया होगा। ले देके ये प्रोग्राम इनका ठीक ठाक है, कार्यक्रम की सराहना की जानी चाहिए मैं कुछ एक विरोध के बावजूद। विपुल जी, दो तीन चीज इन दिनों में जो और हुई इनके साथ साथ, WTO में कितने दिन से हमारी बात नहीं सुनते थे कि हम उपभोक्ता को सस्ते दर पे दें, किसान की भी रक्षा करें। पहली बार G20 में, ब्रिक में बैंक का चेयरमैन हम हों, जल्दी बने। आज एक होड़ लग गई है कि भारतीयों को कौन ज्यादा से ज्यादा भारतीयों से बातचीत। जर्मन की चांसलर भी कह रहे हैं आप मेरे देश में आए, टोनी भी कह रहे हैं, मेरे इंग्लैंड के भी कह रहे हैं। आज स्थिति देखिए आप, ये स्थिति पैदा हुई है, हम सबको गर्व होना चाहिए कि मेरा प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश का प्रतिनिधि है। ये जो सिंबल ऑफ इंडियननेस, भारतीयता, और उसके लिए कम से कम इतना इन्होंने लिबरल दिखाया। खुर्शीद का तो इन्होंने अच्छा किया कि उसके ऊपर क्या टिप्पणी करना है। अब देखिए जैसे फूड ग्रेन्स में, फूड ग्रेन्स के डिस्ट्रीब्यूटर में जो खाद्य, विपुल ये जो बात कही है अच्छी बात है कि आज अपने राजनीतिक विरोध के बावजूद उन्होंने एक अच्छी बात परंपरा डाली है। लेकिन इसमें जो FDI की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने वहां उस चीज को प्रेजेंट किया कि केवल कंसेशन देने से और सब्सिडीज देने से यहाँ पर ना तो इंडस्ट्री आएगी, ना इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा और ना ही आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे। यहाँ वातावरण की आवश्यकता है और वो वातावरण तभी दे पाएंगे जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए जिस प्रकार उन्होंने FDI रेलवे सेक्टर में खोली है, मुझे लगता है इसका स्वागत होना चाहिए। कारण यह है कि उन्होंने जिस प्रकार उदाहरण दिया कि वर्षों से वही ढर्रा रेल की लाइन कितनी बिछी है आपको पता है आजादी के बाद, और रेल का जो आप एफिशिएंसी है या रेल की जितनी स्पीड है वो आप देख रहे हैं कि मुझे लगता है कि हम बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे का है वर्ल्ड में, इंडिया का। इंडियन रेलवे का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। केवल एक चीज जोड़ना, अगर एफिशिएंसी से देखें और स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे लगता है कि सबसे निचले स्तरों पर इंडियन रेलवे आई। भारत का पैसा पिछले 10 साल में जितना बाहर गया, आज आधा रेवेन्यू, कुमार मंगलम की मैं आज ही स्टोरी पढ़ा, आधा रेवेन्यू बिरला ग्रुप का बाहर से आया, टाटा का आधा रेवेन्यू बाहर। इन लोगों ने भारत की बजाय अपने पैसे को बाहर निवेश किया, चाहे भारतीय टेलीकॉम हो, कुछ हो, और वहां से रेवेन्यू या उनकी शर्तें, तो अपने देश में अनुकूल वातावरण होगा तो हम क्यों बाहर जाएंगे। इसमें जो एक बात और जोड़ना चाहूंगा, एक बात और जोड़ना चाहूंगा, जो रेल मंत्री उनके साथ गए, उन्होंने जो घोषणा की वो बड़ी महत्वपूर्ण है और ये अपने आप में इनोवेटिव है, जो शो करती है कि सुरेश प्रभु के लिए वो इतना इंसिस्ट क्यों कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रोजेक्ट कंपनी पहले पूरी करती है तो 2% तक
जी। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का हम उनको रिवार्ड देंगे, इसका मतलब पेनल्टी भी लगाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि टाइम बाउंड। एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ जी 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 आलोक जी जी ये मसला आप ऐसे देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर के 100% एफडीआई की बात कहना जी बरसों से हम सुनते आ रहे थे जी। कि भारतीय रेल में पूरी ऑस्ट्रेलिया जी। एक हमेशा जितने लोग परिवहन होते हैं, जितने ढोए जाते हैं, उतनी आबादी ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलिया की, आबादी। बिल्कुल। तो उस ऑस्ट्रेलिया में जाकर के आप कह रहे हैं कि मैं आपके लिए खोल रहा हूं, दुनिया के लिए मैं रेलवे को खोल रहा हूं और बरसों से नहीं खोल पा रहा हूं। तो ये दर्द दिखता है। और ऑस्ट्रेलिया में जाकर रेलवे के 100% एफडीआई की बात करने का एक जो देसी मैसेज है, यही मैसेज है बरसों से हम पढ़ते आ रहे हैं कि पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया की आबादी भारतीय रेल में सफर किया करती है। और उस भारतीय रेल को सबल, सक्षम और स्वच्छ बनाने के लिए अब भारत खुलने को तैयार है। ये सुरेश प्रभु का रेल मंत्री बनना और ऑस्ट्रेलिया में जाकर के प्रधानमंत्री का ये बात कहना, चेन्नई चलिए, 3000 किलोमीटर पूरी दुनिया के लिए था। पूरी दुनिया फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। फिलहाल इस एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अपने आप में ये तमाम दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जहां वहां पर जो भारतीय हैं उनके अंदर निश्चित रूप से एक उत्साह की भावना देखने को मिल रही है, चाहे वो अमेरिका हो, और जो यहाँ पर भी भारतीय हैं वो भी अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जिस तरीके का उत्साह अमेरिका हो या फिर सिडनी में जिस तरीके का उत्साह देखने को मिला। छोटा सा ब्रेक के बाद बात करेंगे झारखंड में चुनाव की। दिल्ली से चेन्नई 7-8 घंटे में। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात हम करेंगे झारखंड में चुनाव की। जी हाँ, अब झारखंड चुनाव को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ मुद्दे होंगे, किसकी बनेगी सरकार, क्या कुछ है मुद्दे, इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ नंदकिशोर गर्ग जी हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के। रामाधार शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, नेता कांग्रेस पार्टी के। आलोक कुमार जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार और खासतौर से झारखंड के मुद्दों पर विशेष पकड़ रखते हैं। भूपेंद्र धर्माणी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अजीत वर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल आलोक जी आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आप लंबे समय से झारखंड की राजनीति देखते आए हैं, ये चुनाव को किस तरीके से देखा जाए? क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिली थी, 14 में से 12 सीटें जीतने में कामयाब रही। वहीं अगर अब जो चुनाव होने जा रहे हैं इसमें एक महागठबंधन की जो बात कही जा रही है, लालू प्रसाद यादव ने कल रविवार को रैली की और उसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह बिहार में उपचुनाव में जीत हासिल हुई थी उसी तरीके से जीत हासिल करेंगे। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन टूट गया है कांग्रेस से, लेकिन सीट शेयरिंग हो गई है कांग्रेस और लालू यादव के बीच में। अब ऐसे में क्या कुछ मुद्दे आप देख रहे हैं कि जो आपको लगता है डोमिनेट करेंगे? विपुल, अगर भारतीय राजनीति को और लोकतांत्रिक राजनीति को समझना पड़े तो झारखंड अनुपम उदाहरण है। लोकतंत्र में कैसे क्या होता है। 14 साल हो गए इस राज्य को बने हुए और आज जब मौजूदा स्थिति ये है कि बहुत सारी चीजें किस्मत से तय हो जाया करती हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि हम वहां जाना चाह रहे हैं अस्थायी सरकार के लिए, और गठबंधन ने बड़ा परेशान किया है मुझे, और इसलिए इस बार मुझे मैंडेट दीजिए। लेकिन जब वो चुनाव में उतरती है तो अचानक उसे एक ऐसे दल से गठबंधन करना पड़ता है जिससे पार्टी के अंदर ही बड़ा विरोधाभास होता है। और जाहिर तौर पर अब जब चुनाव में गई है तो 25 तारीख को जिसकी भी सरकार बनेगी उसमें भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बनाती है तो उसका गठबंधन का पार्टनर मौजूद होगा, अकेली नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां सरकार चला रही है और वो गठबंधन की सरकार है। उसमें कांग्रेस शामिल है, आरजेडी शामिल है, और अब एक नया अलायंस जो काफी समय से जेडीयू बीजेपी के साथ हुआ करती थी अब उसके साथ जाके जुड़ मिली है। लेकिन अब जब चुनाव के समय ये लोग गए हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को अकेला छोड़ दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो मान के चल रही थी इस अलायंस के तहत मुझे 81 में से 45 सीटें मिलेंगी, अब उसे किस्मत से पूरे 81 सीट्स पे अपने उम्मीदवार खड़े करने पड़ रहे हैं। और जो लोग उनके लिए लाइबिलिटीज बनने वाले थे वो एक महागठबंधन बना करके, जिनका कि बिहार के मानसिकता वाले लोगों के वोटर अलायंस कह सकते हैं आप, कांग्रेस को छोड़ दें, कांग्रेस का एक आधार रहा है झारखंड में। तो कांग्रेस, आरजेडी
जो राष्ट्रीय जनता दल है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, और उनके जो नए पार्टनर बने हैं जो बिहार में हैं, जनता दल यूनाइटेड, जो शुरू से बीजेपी के साथ वहां लड़ती रही है, तो ये तीनों का एक नया गठबंधन वहां बना है। एक वहां जो फोर्स है, जो झारखंड जो पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी, उन्होंने बीजेपी से अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की, लगातार की, लेकिन इस बार वो थोड़े पिछड़ते दिख रहे हैं और उनका झारखंड विकास मोर्चा जो है, झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक, उसको कोई मेजर अलायंस नहीं मिल पाया। वो टीएमसी के साथ वहां उतरी हुई, जो टीएमसी चूंकि कांग्रेस के साथ काफी समय से, पिछला चुनाव उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा था जी। तो मोटे तौर पे स्थिति ये है कि इस पूरी लड़ाई में जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में सोचा जा रहा था कि वो एक लायबिलिटी के साथ जाएगी, महागठजोड़ के साथ जाएगी, सारे उम्मीदवारों को सीट नहीं मिल पाएगा, तो वो एडवांटेज पे है कि हर सीट पे सरकार भी उसकी है, हर सीट पे उम्मीदवार मिल गया। भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि मैं गठबंधन के लायबिलिटी से बड़ा परेशान रहा हूं, उसको आखिरी वक्त पे गठबंधन के साथ जाना पड़ रहा है, और जाहिर तौर पर उससे जो फायदा होने वाला है, अभी तो दिख रहा है कि काफी विवादों में गठबंधन को लेकर चल रहा है, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया से लौटने के बाद जो उनकी दस्तक है, वो 20 से रैलियों का सिलसिला शुरू होने वाला है झारखंड में। तो ये उम्मीद लग रही है कि काफी करंट बीजेपी फिर से आपस में जमाने लगी। दूसरी मैं एक और बात बताऊं कि वहां संघ का बहुत पुराना काम है, और झारखंड विकास मोर्चा जो पहले मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में माना जा रहा था कि संघ के दबाव के तहत भारतीय जनता पार्टी उनसे गठजोड़ करेगी, लेकिन जब गठजोड़ करने की बात आई तो ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, जिनका कि कोई संघ से कोई वास्ता नहीं था, उसके साथ गठजोड़ करना पड़ा। और ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का इतिहास ये है कि 5 के तादाद में उसके विधायक हमेशा होते हैं, और वो तमाम सरकारों, ये सरकार को छोड़ दें तो अब तक जितनी भी सरकारें बनी, 8 सरकार बनी है, उन सब में वो पार्टनर रही है। मुद्दे आपको क्या लग रहे हैं? क्या भ्रष्टाचार मुद्दा होगा, विकास मुद्दा होगा, या दागी जो है वो मुद्दे होंगे? इस बार भी जो हम पहली लिस्ट आई है 199 प्रत्याशियों की, जो तमाम लोगों ने निकाले हैं, उनमें से करीब 46 ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, खासतौर से उसमें बलात्कार के भी मामले हैं, उसमें मर्डर के मामले हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर के मामले हैं। सभी पार्टियां शुचिता की बात करती हैं, लेकिन सब लोग ऐसे ही लोगों को टिकट दे रहे हैं। 55 लोग करोड़पति हैं। कैसे देख रहे हैं इसे आप? क्या मुद्दे क्या हैं? ये मुद्दे के तौर पर अभी हर कोई टटोल रहा है, घूम रहा है कि मुद्दा आखिर बने क्या। भारतीय जनता पार्टी के बारे में सोचा रहा था, ठोस मुद्दे को लेकर आएगी, जिसके बारे में हमने कहा। कांग्रेस की स्थिति ये है कि वो जैसे तैसे उसे उम्मीदवार ढूंढने पड़ रहे हैं। कई जिला अध्यक्षों की बात है, रामचंद्र सिंह हमारे साथ में बैठे हुए हैं, उन्होंने टिकट लेने से मना कर दिया इस हवा को देखते हुए कि इस बार कम से कम आने देते हैं। जो एक सीट है 10 सीटों के आसपास रहती है, जो बिहार से लगे इलाके हैं, उसमें राष्ट्रीय जनता दल का अधिकार रहता है। तो आरजेडी के 10 उम्मीदवार तो मिल गए, लेकिन बाकी बाहर आने पर कुछ जीते हुए सीट जो जनता दल यूनाइटेड के, वहां आपस में लड़ रहे हैं। तो और दूसरी बात की जो सबसे अच्छी बात पॉजिटिव वोटरों के लिए कहा जा सकता है बिल्कुल, वो ये है कि पिछले साल सवा साल से वहां नक्सली वारदात में बड़ी कमी हुई है। और हाल के दिनों में जो ऑपरेशन हुए हैं, वहां पे सीआरपीएफ जो कैंपिंग हुई है और सब कुछ हुआ है, तो अचानक से झारखंड जो 24 जिलों का राज्य है, उसमें 22.5 जिले माने जा रहे थे नक्सल प्रभावित बुरी तरह से हैं। लेकिन चुनाव के एन वक्त पे, और आज आप देख भी रहे थे कि राजनाथ सिंह ने वहां जाके बोला कि नक्सलियों को मुख्य धारा में शामिल होना चाहिए। तो एक जो बड़ी सफलता मिल रही है वहां सरकार को, ये मिल रही है। और कई नक्सली जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से भी 2-3 महत्वपूर्ण बड़े नक्सली लीडर जो वहां के रहे हैं, वो लड़ रहे हैं। तो मुद्दा क्या है ये कहना अभी ठोस रूप में, 25 तारीख को पहले चरण का चुनाव है, तो मुद्दा संभव तो हो सकता है कि मोदी जब जाए मैदान में तो वो कुछ सेट करें। अब तक वहां एक वेग सा है। रामाधार जी, जैसा कि अभी आलोक जी बता रहे थे कि कई लोग आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, और जिस तरीके से चुनाव दर चुनाव जो असफलता आपको मिल रही है, क्या झारखंड में कुछ उम्मीद करें, जम्मू कश्मीर में उम्मीद करें, या यहाँ पर भी आपके हाथ खाली रहने वाले हैं? हम लोग झारखंड की ही बात अभी कर रहे हैं। हाँ, झारखंड की तो मैं झारखंड के विषय में कहना चाहूंगा बिल्कुल कि कांग्रेस ने 15 सीटें वहां आरजेडी और जेडीयू के लिए छोड़ी है, और बाकी सीटों पे अपने कांग्रेस खुद चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस निश्चित रूप से अभी इतनी बुरी स्थिति नहीं है कि देश में कैंडिडेट खोजने पर कांग्रेस को कैंडिडेट ना मिले, ऐसी स्थिति नहीं है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। बीजेपी वहां चुनाव लड़ रही है आजसू के साथ। आजसू के शायद 2 या 3 सिटिंग एमएलए थे जिनका टिकट इन लोगों ने काटा, आजसू वालों ने, चूंकि कम सीटों पे अलायंस किया गया, तो वो सारे लोग विरोध में लड़ रहे हैं। झारखंड विकास मोर्चा के बहुत सारे लीडरान को बीजेपी अपने यहाँ तोड़ के लाई, चूंकि झारखंड विकास मोर्चा के जो
अध्यक्ष हैं, कर्ता धर्ता हैं, वो पहले बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री वहां रहे हैं, तो संबंध है आपस में। बहुत सारे लीडर गए हैं। टीएमसी का वहां पे बंगाल से सटे इलाकों में थोड़ा बहुत प्रभाव है, ऐसे टीएमसी का सचमुच कोई वहां प्रभाव नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने बदौलत लड़ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास निश्चित रूप से झारखंड राज्य को बनाने का श्रेय सबसे ज्यादा शिबू सोरेन जी को था, लेकिन अब पता नहीं उनके विरासत को कहां तक उनके बेटे हेमंत सोरेन ले जा पाते हैं, ये कहना उचित नहीं है। देखिए, मैं अब कांग्रेस की बात करूंगा। बिहार से लगे इलाके में, जैसा भाई साहब ने कहा अभी मित्र आलोक, ये बिहार से लगे इलाकों में आरजेडी भी जीतती रही है, कांग्रेस भी जीतती रही है। हम कोडरमा भी जीते हैं, अगल बगल के और सब इलाके हैं। अब तो ये सब बातें इतिहास हो गई। हाँ, इस बार के चुनाव का रिजल्ट यहाँ होगा। मुझे जो लगता है, हमारे लीडर लोग, कुछ एक दो नए व्यक्ति हमारे साथ आए हैं, स्वच्छ छवि के हैं, कुछ वो लोग भी कैंपेन कर रहे हैं वहाँ। लालू जी स्वच्छ छवि के हैं? लालू जी स्वच्छ छवि के हैं? लालू जी, देखिए, लालू जी स्वच्छ छवि के हैं या नहीं है, इस बात में बहस अब बेमानी है। कोर्ट उनको दोषी साबित कर चुकी है। जब तक वो निरपराध घोषित ना हो जाए, तब तक उनके छवि के बट एक बात छवि के लोग, आप लालू जी को हिंदुस्तान के राजनीति में, कम से कम बिहार झारखंड में इग्नोर नहीं कर सकते। रामाधर जी, एक बात जो झारखंड की जनता बड़े बेसब्री से जानना चाह रही है, वो ये है कि आप सरकार में शामिल हैं, सरकार आपकी चल रही है, और आप उसके खिलाफ आप कैंडिडेट दे रहे हैं। जो हेमंत सोरेन ने कुछ सीटों पे ऐसा कुछ नहीं था कि और आखिरी वक्त पे आप अलायंस तोड़ते हैं। अलायंस टूटने में कुछ एक सीटों का मसला फंसा था, कुछ 3-4 सीटों का मसला फंसा था। दोनों दल के लोग, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग भी और हमारे कांग्रेस का जो झारखंड के प्रभारी लोग थे, इन लोगों के बीच में समझौते की बात नहीं बनी। लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस वर्कर हतप्रभ, उनको खुद नहीं पता लगा कि मैं सरकार के कामकाज का प्रचार करूं जो हमने साल भर रह के किया है, या फिर इस सरकार के खिलाफ खड़ा हूं और लोगों से वोट मांगू। निश्चित रूप से कांग्रेस के जो उम्मीदवार होंगे, उनके पक्ष में उनको प्रचार करना होगा, करना चाहिए, और लोग करेंगे भी। इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। ये प्रश्न आपका जो है वो निश्चित रूप से थोड़ा सा स्थिति में डालता है, हमें भी डाल रहा है, दूसरों को भी डालेगा। तो सरकार के खिलाफ प्रचार करेंगे आप? निश्चित रूप से जो सरकार है वहां पे, अगर सरकार ने अच्छे काम किए हैं तो हमारे कार्यकर्ता उसका श्रेय लेना चाहेंगे, और जो गड़बड़ काम हुआ है उसका विरोध करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं इसी बात पे, और तमाम अभी पैनलिस्ट से बातचीत करनी बाकी है। बीजेपी का पक्ष क्या है, बाकी जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं उनसे भी बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं झारखंड की सियासत की। पहला चरण का चुनाव 25 तारीख को होना है। क्या कुछ मुद्दे हैं, किस तरीके से सरकार बनेगी, किसके साथ किसका गठजोड़ हो रहा है, इन तमाम संभावनाओं पर हम बातचीत कर रहे हैं। गर्ग साहब, आपसे अब सवाल मेरा होगा, जिस तरीके से हरियाणा और महाराष्ट्र में आप लोगों को सफलता मिली, आपने कोई चेहरा वहाँ पर प्रोजेक्ट नहीं किया था। झारखंड में भी यही स्थिति होने वाली है, सिर्फ मोदी जी का चेहरा लेकर के वहाँ जाएंगे आप, या फिर आपको लगता है कि वहाँ की सियासत, जैसा कि अभी आलोक बता रहे थे कि वहाँ पे अगर लोकतंत्र को समझना है तो झारखंड की राजनीति को पढ़ना चाहिए? जो तमाम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बहुत मज़ेदार केस स्टडी है झारखंड। आप कैसे देख रहे हैं झारखंड? जो आलोक जी ने और राम आधार जी ने कहा, केस स्टडी तो ऐसी है कि जहाँ एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, जेल में रह सकता है, फिर भी उसकी पत्नी जीत सकती है, तो और निर्दलीय रह के एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाए, इसलिए अजीब होगा, पर वो एक अच्छा उदाहरण के रूप में नहीं होगा। केस स्टडी ऐसी होगी जिससे कुछ सबक सीखने के लिए आगे सुधार क्या हो। परंतु झारखंड में जो हमारा मुख्य आधार तो वही है, गुड गवर्नेंस का रहेगा, सबका विकास की बात है, केवल बात नहीं है। वहाँ हमने बरसों से, लगभग मैं समझता हूँ 60 साल से, जो हमारा फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी, विश्व हिंदू परिषद, IIT के टॉपर जो हमारे दुख भगत जी और उसके साथ पोपली थे, इन लोगों ने 72 में, मैं समझता हूँ जब मैं
IIT से वो ग्रेजुएट हुआ और वो वहाँ जाके उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किए। उसके बाद लगातार जीवन भी वैसे ही किया, उन्होंने अपना नाम भी बदल के भगत रखा। हमारे महेश जी वहाँ लगे रहे। इन लोगों का क्यूमुलेटिव काम, मदन लाल अग्रवाल जो शुरू किया था हमारे एकल विद्यालय मूवमेंट, आज उसी से बाबूलाल मरांडी हमारे वहाँ पूर्णकालिक थे जो, और उसको उन ट्रेनिंग से हमारा जो दक्षिण बिहार जिसको बोलते थे, जो आज झारखंड है, वहाँ हमारा सघन काम है। और बीजेपी को वो एक उन कार्यकर्ताओं का एक जो लाभ मिलना है वो मिलना है। और आज मोदी जी, एक सवाल और है कि आप जैसे कि विकास की बात आप करते हैं कि भाई विकास के ही मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाएगा, आप एक टर्म वहाँ पे आपकी जो सरकार रही उस पे भी तमाम इल्जाम रहे, उसमें आपने कौन सा ऐसा डेवलपमेंट किया है? हमारी सरकार रही है, 2-3 बार रही है मिली जुली, कोई आरोप किसी मुख्यमंत्री ने हटे हुए भी बहुत दिन हो गए, एक भी कोई जांच की बात आई हो, आरोप की बात हुई है, एक कह देना जनरल बहुत आसान है। मुंडा जी के अभी बोल रहे थे, एक भी आरोप मैंने उस दिन आपके सामने ही पूछा था यहाँ, वो पत्रकार थे जो झारखंड के विशेषज्ञ थे, मगर मुंडा जी की कहना इमेज खराब नहीं है। अब ये परंतु मैं उसके बारे में नंदकिशोर जी अगर ऐसे कह के चले जाएं, 1 मिनट में नंदकिशोर जी को आपने कहा ना, 1 मिनट, आपने कहा कि गठबंधन, आज हमारे ऊपर सारे पत्रकार क्या आरोप लगाते हैं, इन्होंने ट्रस्टेड साथियों को, भजनलाल के लड़के को छोड़ दिया, अब शिवसेना को, अब अकाली दल की बारी। तो कई बार क्या लगता है कि एक सीट मांग रहे मान लो रामविलास पासवान, या वो AJSU वाले 5 या 6 ऑलरेडी थे, और वो उसी के आसपास में एक समझौता हो जाता है। तो आदमी लगता है कि पुराने लोगों का ये ना आरोप लगे कि हम तो अपने घमंड में आ गए, किसी को साथ नहीं लेना चाहते। अच्छे बुरे राजनीति में हैं, और राजनीति में यदि जिस दिन शुचिता की बात जनता के बीच में आ जाएगी तो उस दिन सारी चीजें ठीक होंगी। अभी जनता आज भी उस आदमी को वोट दे देती है जो बिल्कुल आज लालू यादव सजाए याफ्ता है, डिबार्ड है चुनाव लड़ने के, उसके बावजूद उसकी सभाओं में 2, 4, 5, 10 हजार आदमी आते हैं। तो अभी इस देश में परिपक्व होने में समय लगेगा। जब कहते जा रहे थे, ये कह रहे थे कि भ्रष्टाचार वहां नहीं हुई है और बीजेपी ने भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो सिंपल जो समझने वाली बात है कि 14 साल झारखंड के बने हुए और वहां हालत क्या है वो सब जान रहे हैं। 2000 में बना और 2014 में हम बात कर रहे हैं। 9.5 साल वहां भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार रही है। और अगर परफॉर्मेंस की बात है तो परफॉर्मेंस देखा जाना चाहिए। और ठीक ऐसे ही गठबंधन की सरकार रही है जो गठबंधन की सरकार अब बनेगी, जब आलसू के साथ आप जा रहे हैं। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात कह रहे हैं तो रोकना चाहिए बतौर जर्नलिस्ट हमें कि जो इनकी पहली सरकार बदली गई 2.5 साल में, बाबूलाल मरांडी जब वहां हटाए गए तो एक दबाव था, खुला दबाव था, जिसमें खरीद फरोख्त की बात थी। और उस खरीद फरोख्त को जब पूरा किया गया तब अर्जुन मुंडा नए चीफ मिनिस्टर बने। और दोबारा जब इन्हीं के लोग, अब जो बात कह रहे हैं कि इन्हीं के लोगों ने दोबारा जब एक बड़े भरी मीटिंग में बाबूलाल मरांडी को दोबारा चीफ मिनिस्टर चुना, तो फिर अर्जुन मुंडा एक खास दबाव के तहत वहां दोबारा चीफ मिनिस्टर बने गए। तीसरी बार जब अर्जुन मुंडा चीफ मिनिस्टर बने तो यहां पर दिल्ली में लालकृष्ण आडवाणी ने कहा, अरे मुझे तो पता ही नहीं कैसे वहां बन गया, कैसे तय हो गया, यशवंत सिन्हा को पता नहीं लगा। तो ये सारे भ्रष्टाचार के जितने खुले खेल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। गर्ग साहब 1 मिनट में आप जवाब दीजिए, बहुत संक्षेप में। लोग को भी जो भी हमारे विरोधी हैं इसके ऊपर वो आज तक कोई टिप्पणी मैंने तो किसी से सुनी नहीं। आज शिबू सोरेन है, हेमंत सोरेन हो या बाबूला, कोई तो आरोप लगाएगा ना। आरोप कौन लगाया? जनता की, मैं जनता की नजर से बोल रहा हूँ। जनता ने साफ देखा, जनता की नजर में तो झारखंड बेईमानों का टोला है। आप संघ के शुचिता की बात कर रहे हैं और आपकी जानकारी के लिए सिर्फ ये बात कि मधु कोड़ा किस हालत में निर्दलीय विधायक बने थे ये बता दूं। मालूम है ना, पहले हमारे विधायक रहे थे, आपके संघ के संचालक थे और संघ के बैकग्राउंड से मधु कोड़ा है। तो गंगा जल को नाले में डाल दो। 1 मिनट, भारतीय जनता पार्टी ने इसी साजिश के तहत, जिसमें खास व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बनाया जाने के लिए हमेशा से कोशिश होती रही, एक जीतते हुए कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया और उस मजबूरी में मधु कोड़ा निर्दलीय लड़े और निर्दलीय लड़के जीत के आए। और फिर उन्होंने खुले जो वेगा बाउंड की तरह से एक नई रणनीति, नया प्रयोग किया और जाके बन गए। इसलिए जब झारखंड की बात मैं कर रहा हूं तब वहां पे कौन सी पार्टी साफ है ये कहना थोड़ा मुश्किल है। आज ये आपको मानना पड़ेगा कि अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं जो किसी को बख्शेंगे नहीं। पति के दबाव में हुआ है। जी, मेरा ये धर्माणी जी संक्षेप में। जी धर्माणी जी। नहीं, मैं तो मुझे लगता है कि काफी बातें सामने आ गई। मैं तो मोटे तौर पर जो गठबंधन की बात थी, मुझे लगता है कि जिस प्रकार का आजकल गणित चल रहा है उसके तहत अभी जो हाल में लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें लगभग 41% वोट जो है बीजेपी ने लेके 12 सीटें जीती हैं।
और जिस एरिया में वो लोग हारे हैं, मुझे लगता है कि ये जिस गठबंधन की बात हो रही है आजसू, शायद ये गणित उसी के हिसाब से 8 सीटें उनको दी गई हैं और लगभग पहले तो उनको 7.5% वोट मिला था और हाल ही में उनको 4% वोट मिला है। तो शायद वहां के जो रणनीतिकार बीजेपी के बैठे हैं, उन्होंने इस गणित को समझने की कोशिश करके कुछ छोटी सी सीटें छोड़कर और अपनी पूरी सरकार बनाने की जो इनकी योजना है, और जिस प्रकार अभी हमारे मित्र बता रहे थे कि वहां की नहीं, वहां की जो स्थिति है, जैसे उत्तरांचल भी उसी समय बना था, उत्तराखंड में सौभाग्य से 2 नेशनल पार्टी में ही मामला सिमट गया और वहां का विकास थोड़ा नजर आने लगा। वहां की स्थिति इसलिए अलग है क्योंकि वहां पर स्थितियां गठबंधन और जिस प्रकार के प्रयोग हुए हैं वो भारतीय राजनीति के लिए, इसीलिए हम तो छत्तीसगढ़ को बताएंगे, एक ही दिन बने थे, दोनों में अंतर है, हमें पूर्ण बहुमत दें और झारखंड की जनता हमें दे। छत्तीसगढ़ का उदाहरण रहेगा तो निश्चित रूप से नहीं देगी, क्योंकि दवा के बदले चूहे मार दवा अगर मिलने लगे उनको तो निश्चित रूप से आपको समर्थन। चूहे मार दवा आप जैसे पार्टी के लोगों ने कहीं मिलवा दी। अजीत जी फाइनल कमेंट नहीं, अग्रवाल साहब स्वास्थ्य मंत्री महोदय मेरे दल के नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री दवाइयां नहीं बनाती है, उन्हीं के बहुत क्लोज आदमी है। स्थिरता की जो स्थिति है उससे मुक्ति पाने की इस बार चाह होगी और मुझे लगता है कि बेन पेयर भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ही है। और जिस तरीके से सुदेश महतो की पार्टी के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया है, तो एक वहाँ डिवाइडेड है, जहाँ जो बिहार की सीमा से मिलता है वहाँ यादवाज वोट काफी है और कुछ वोट कुर्मी के वोट है, कोयरी का भी कोयरी के वोट है, तो जातियों से ऊपर उठ के सोचता है में शिफ्ट होगा। तो लगता है इस बार बीजेपी के चांसेस हैं, लेकिन अभी भी मुक्ति जो वहां की जनता की है, जो इच्छा है कि गठबंधन सरकार से मुक्ति वो नहीं दिखता। चलिए नंदकिशोर जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। रामाधार जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। भूपेंद्र धर्माणी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अजीत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। 25 तारीख को पहले चरण की वोटिंग होनी है। लगातार हमारी नजर रहेगी क्या कुछ वहां पर सियासी उलटफेर हो रहे हैं। घटना चक्र में भी हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जैन टीवी। फिलहाल के लिए नमस्कार।